लाइट समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। सबसे पहले रिफ्लेक्शन के बारे में समझते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आवाज कहाँ से आ रहा है जी? फिर सुनने लगेंगे ना। देखो यहाँ पे प्रकाश का परिवर्तन, परिवर्तन कब पॉसिबल है? जैसे मान लीजिए लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये पॉसिबल कब होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहे। ऑब्जेक्ट कहने का तो अपारदर्शी, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है अपारदर्शी, ठीक है। इससे लाइट इंटर नहीं कर पाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी प्रकाश का किरण अगर इस पर इंसिडेंट किया कोई भी पॉइंट पर, तो उसी पॉइंट से क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट। यानी जो आपतित किरण है, आपतित किरण कोई भी बहुत सा, एक किरण नहीं, 2 3 4 5 हजारों लाखों, तो जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट। और यहाँ पर ये चीज समझना है ना कि ये प्लेन सरफेस पर कोई भी रे अगर इंसिडेंट होता है तो वहीं से रिफ्लेक्टेड हो जाती है। और ये एक हम इसमें नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल क्या होता है? ये सरफेस के साथ 90 डिग्री बताता है। नॉर्मल कहने का सरफेस के साथ 90 डिग्री। तो ये नॉर्मल, ये इमेजिनरी लाइन है, इसीलिए डिनोट करते हैं ना, क्योंकि आपको ये एंगल क्लियर हो जाता है कि जो जिस एंगल से आप ग्लांसिंग एंगल, ग्लांसिंग एंगल कौन कितने लोग जानते हैं कि इसमें ग्लांसिंग एंगल क्या होगा? ग्लांसिंग एंगल बहुत लोग लगता है नया सुन रहे हैं क्या? इसको जी से डिनोट करते हैं। आप लोग दो चीज सुने होंगे, ये बात कंप्लीट है। एक आपतित कोण और एक आपतन कोण, और दूसरा परावर्तन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन यही ये कितने लोग बता सकते हैं कि व्हाट इज ग्लांसिंग एंगल? अगर जानते हो तो यस, ना जानते हो तो ज्यादा। हिंदी क्या है? हिंदी भी, हिंदी छूता हुआ कोण। हिंदी तो और नहीं बता पाओगे। छूता हुआ कोण नहीं, छुआछूत कोण ऐसे बोलेंगे, छूता हुआ कोण बोलो। इसका हिंदी छोड़ दो, ग्लांसिंग एंगल समझो। ग्लांसिंग एंगल क्या होता है यहां समझना, ठीक है। जिस सरफेस पर कोई प्रकाश की किरण इंसिडेंट हो रहा है, तो छूता हुआ कोण इतना ही समझ रहे हैं। टच किस सरफेस उतर रहा है? ये सरफेस को, और जिस एंगल पर ये टच कर रहा है उसी को बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल। क्या बोलते हैं? ग्लांसिंग एंगल। आपको सिर्फ ये पता था कि इसे बोलते हैं आपतन कोण और इसे बोलेंगे परावर्तन कोण, लेकिन इस एंगल को क्या बोलेंगे? ग्लांसिंग एंगल। क्या बोलेंगे? हिंदी में पूछा जाए तो छूता हुआ कोण। क्या छूता हुआ? सरफेस को। क्या? ये सरफेस को टच करता हुआ। तो आप ये याद रखिएगा, ये आपके पास क्या है? ग्लांसिंग एंगल। ये भी क्या होगा बताइए? ग्लांसिंग एंगल। ये भी क्या है? ग्लांसिंग एंगल। आई क्या है? आई क्या है? आई एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण। आपतन कोण। आर क्या है बाबू? आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। इस रे को क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और इस रे को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे को हिंदी में आपतित किरण।
आपतित किरण, और इसे क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, परावर्तित, वर्तित, परावर्तित किरण। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या आया है, पहले कुछ समझा देते हैं। पिछले बार दरोगा में जो अभी कितना कितना 12 से कुछ का सीट था ना जी, उसमें इससे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था। इसमें उम्मीद करते हैं कि 90% लोग गलती बताएंगे। अब देखिए, पहले समझा देते तब आपको पूछेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, पहले समझिएगा। देखिए यहां पर थोड़ा समझना है, ये तो ऑपेक सरफेस है। ऑपेक सरफेस मतलब क्या, जिससे लाइट इंटर पास न कर सके। अगर लाइट पास कर जाए तो यहाँ परिवर्तन पॉसिबल नहीं है, वहां पर क्या हो जाएगा, अपवर्तन। क्या हो जाएगा, अपवर्तन। तो अपवर्तन भी इसी में पढ़ना। अब यहाँ पे हम बताए कि एक ऑपेक सरफेस ले लिए और इस पर लाइट इंसिडेंट करवाए, तो जिस एंगल से लाइट इंसिडेंट किया उसी एंगल से क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टेड। ये परिवर्तन का नियम है। ये क्या है, परिवर्तन का नियम। एंगल आई बराबर एंगल आर, पहला नियम। दूसरा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये मेरे पास क्या है, नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल कहने का अर्थ हुआ ये सरफेस कितना बनाएगा, 90 डिग्री। कितना बनाएगा, 90 डिग्री। अभिलंब, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अभिलंब। ये तीनों जो है एक पॉइंट पर होना चाहिए, एक पॉइंट पर होना चाहिए। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब ये जिस एंगल से आया उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो गया, पहला। दूसरा, ये तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर होना चाहिए, तीनों लाइन। तीसरा, इसका स्पीड, इंसिडेंट रे का स्पीड और रिफ्लेक्टेड रे का स्पीड सेम होगा कि अलग अलग होगा, तो समझना है। आपतित किरण का स्पीड, चाल, स्पीड मतलब क्या होता है, चाल। और परावर्तित किरण की चाल सेम होगा कि अलग अलग होगा, कितने लोग बोल रहे हैं कि सेम होगा, एक, मात्र एक ही, दो, अरे ऐसे होता है, ऐसे तो गया, इतना करो यहाँ तक, सेम होगा इधर। अरे तो सेम होगा तो ऐसे करो कम से कम, जय हिंद। कोई नहीं, तुम लोग सेम है, सेम है। दरअसल क्वेश्चन था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, कोई भी इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है, दोनों का वेग, वेलोसिटी क्या होता है। अब देखो यहाँ पर, हम आपसे पूछ दिए स्पीड, हम आपसे क्या पूछ दिया, स्पीड। दरोगा पूछ दिया वेलोसिटी, दरोगा क्या पूछ दिया, दोनों सेम है कि डिफरेंट, दोनों सेम है कि, दोनों सेम है कि अलग अलग, सेम है तो कैसे है, अलग है तो कैसे, बोलो सही से, खड़े हो जाओ। अभी कुछ पढ़ा नहीं रहे, बस समझ रहे हैं कि कितना तक जानते हो, बताओ क्या। तू कुछ और बता रहा, बैठ जाओ, कोई मतलब नहीं है इसका यहाँ। और यहाँ भैया लोग, आप लोग कोई नहीं, चाल बेग का नाम तो सुने हो ना, किस चाल से आए आप घर से, कि बेग से आए हो, कैसे आए, चाल से कि बेग से, बेग से कहा है ना, बेग से, बेग जैसे जाना पड़ेगा, अच्छा ठीक है, छोड़ो। इसको हम डिनोट करेंगे तो क्या करेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड। इसको डिनोट करेंगे तो क्या करेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड। कहाँ डिफरेंस है, अरे वेलोसिटी, इसको भी तो मीटर पर सेकेंड होता है, इसका भी मीटर सेकेंड। आप बताओ, फिर भी अलग कैसे है, बोलो बोलो। अच्छा ठीक है, विस्थापन परिवर्तन की दर को देखकर तो मान लो कि हमको ए है और ये बी है, यहां से यहां तक जा रहे हैं, यहां से यहां तक जा रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन। अब इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों तो सेम है। अब इसको थोड़ी बोलोगे डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेज डिस्टेंस हुई ना डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं।
तो दोनों तो सेम है, दोनों तो क्या है, सेम है। ये कहां से डिस्टेंशन होगा। अब यहाँ पर थोड़ा समझना, देखो स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ये तो पढ़ना ही आगे मोटर में, लेकिन यहाँ थोड़ा तो लॉजिक दे देते हैं कि काम दे आपको। स्पीड और वेलोसिटी एक तरह से सेम है, अभी तक अभी समझो कि सेम है, अभी क्या समझोगे कि बराबर है, इसका हर चीज बराबर होता है। वेलोसिटी को हम डिफरेंट इसीलिए मानते हैं ना कि उसमें एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है। क्या होता है, पार्टिकुलर डायरेक्शन। आप अगर एक ही रास्ता से घर से दिल्ली आ रहे हैं तो आप बेग से आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं, बेग से। आपको तो पता है कि हम निकलेंगे सर, आते हैं 7 बजे, कहीं 55 में, कहीं 50 में, चलो इस टाइम पर निकलते हैं। अगर डेली रास्ता चेंज करके आ रहे हो ना तो स्पीड से आ रहे हो, किससे आ रहे हो, स्पीड से, और सेम डायरेक्शन से आ रहे हो कि यहाँ जाना है, इधर से जाना है, एकदम सेम, तो डेली की वेलोसिटी से आ रहे हो, किससे आ रहे हो, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और स्पीड में बस एक डिफरेंट है, पार्टिकुलर डायरेक्शन का। किसका, पार्टिकुलर डायरेक्शन का। इसमें पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसीलिए स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी है क्या, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड तो है और साथ में डायरेक्शन है। तो दोनों को मैग्नीट्यूड बराबर है बाबू, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन बराबर नहीं होता। समझ में आई बात। दरोगा क्वेश्चन पूछा था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच, अरे परावर्तित किरण का जो वेग है वह किस पर डिपेंड करता है, उसका डिफरेंट क्या होता है, दोनों बराबर होता है, दोनों बराबर नहीं होता है, या दोनों का स्पीड अलग अलग होता है, क्या होगा बताओ। मान लीजिए ये भी वेलोसिटी से आ रहा है, तो किस वेलोसिटी से जाएगा, किस वेलोसिटी से जाएगा, ये से जाएगा 100%। कोई दिक्कत, कितना आसान क्वेश्चन है। लेकिन हम अभी समझाए मानव लोग की वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन से। यहाँ डायरेक्शन चेंज हो गया, ये डायरेक्शन इधर नीचे की ओर है, फिर ऊपर की ओर, तो चाल बराबर है, चाल बराबर है। ये 10 किससे आएगा, तो 10 से जाएगा, लेकिन चाल या चाल, लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अलग, क्योंकि वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पर। किस पर, डायरेक्शन पर। तो आपको इतना तो समझना है, लेकिन इसमें 99% लोग गलती मार देते हैं कि वेलोसिटी भी क्या है, बराबर। चाल बराबर कर सकते हो, 10 मीटर से जाए आ रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड से जाएगा, लेकिन कौन सा, सिर्फ स्पीड। वेलोसिटी भी 10 मीटर से आ रहा है तो 10 मीटर से जाएगा, लेकिन वेलोसिटी किस पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड के साथ, किस पर, डायरेक्शन पर। आप बताओ इसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज होगा, लेकिन स्पीड चेंज नहीं होने वाला। समझ में आया सबको, आया बाबू। ये दरोगा का पिछले साल का पेपर था, फ्री का। अगर किसी के पास होगा या देख लेना, ऐसे तो क्वेश्चन देता नहीं है। तो यहां से दो चीज निकल के आता है, क्या दो चीज निकल के आया, पहला कि परावर्तन का नियम क्या होता है, परावर्तन का नियम। आप देखो ये जो बता रहे हैं इससे भी हम एक क्वेश्चन पूछेंगे। पहला परावर्तन का नियम क्या है, ये सबको पता होना चाहिए कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on सेम प्लेन या सेम पॉइंट, बोल सकते हो ना, पहला। दूसरा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ क्या, रिफ्लेक्टेड, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर, ये याद रखना, ठीक है। लिखिएगा, चलिए इसको उतारिए तो बाकी लिख पाएंगे। इस फिगर को बनाइए, बाकी हिंदी में लिखवाते हैं। ये क्या है, ग्लांसिंग एंगल, ये क्या है, आपतन कोण, आर क्या है, परावर्तन कोण, जी क्या है, ग्लांसिंग कोण।
हो गया यहाँ तक। क्या है? ऑफिस में आगे बच्चों को है जी? ऊपर करें? अभी नहीं बोल रही है, लिखो आराम। यहाँ तक लिखिए, लिखिएगा परिवर्तन का नियम। नहीं हुआ था? हो गया सबका? सबका हो गया? आप लिखिएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हिंदी वाले लिखिएगा, इंग्लिश वाला देख लीजिएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला नियम लिखिएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में परिवर्तन का नियम है, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक समतल में होनी चाहिए। तीनों एक समतल में या एक बिंदु पर होनी चाहिए। ठीक है, तीनों एक ही बिंदु पर होनी चाहिए। तीनों एक बिंदु पर होनी चाहिए। दूसरा नियम लिखेगा इसी का, आपतन कोण तथा आपतन कोण तथा प्रवर्तन कोण, आपतन कोण तथा प्रवर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये दो नियम तो सबको याद होगा, क्लास लगभग 6-7 से तो याद होगा। ठीक है, लेकिन आपसे ये बताना है, ये इसी पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम किस दर्पण पर लागू होता है? तो ध्यान से सुनना, परावर्तन का नियम किस दर्पण पर लागू होता है? किस प्लेन पर, दर्पण पर, समतल पर पूछा जाएगा। आपसे ये रहेगा प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस, बीपीएससी का ऑप्शन दे रहे हैं, कर्व सरफेस, कर्व सरफेस समझते हैं ना, इस तरफ से प्लेन सरफेस में क्या ये। तीसरा कॉनकेव सरफेस, ये भी तो कर्व है।
कॉनकेव भी क्या है, कर्व है। चौथा कोई नहीं, आप पांचवा सभी। यहां समझना, परिवर्तन का नियम किस दर्पण पर लागू होता है? कौन सा? अगर देख के भी नहीं बता पा रहे हो तो प्लेन सरफेस, सभी का प्लेन सरफेस है, बिल्कुल गलत है। इसका आंसर क्या होगा, पांचवा। हम लोग प्लेन सरफेस तो इसीलिए सीखते हैं ना कि इस पर सीखना आसान है, इस पर पढ़ाना, इस पर ड्रॉ करना क्या होता है, आसान। रे आया, रे चला गया, इसको यही बचपन से ही ना सीख रहे हो जी। बचपन से तो आप यही डायग्राम बना रहे हो कि एक शीशा है, आया गया, नंबर डंडा, आई और आर। प्लेन सरफेस नहीं, ये प्रत्येक दर्पण पर, प्रत्येक सरफेस पर लागू होता है परिवर्तन का नियम। तो कभी ये दिमाग में मत रखना कि परिवर्तन का नियम सिर्फ प्लेन सरफेस पर लागू होता है। ऑल सरफेस, क्या बताओगे, ऑल सरफेस, कोई भी सरफेस है। और ये गलती करके आओगे अगर क्वेश्चन आ गया तो, अगर पढ़ा हुआ नहीं रहेगा वहां तो अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी गलती होना तय है। और ये तो और अच्छा है कि दिमाग में बैठा हुआ कि प्लेन सरफेस होगा, ठीक है। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इसमें तो गलती होना तय है। तो ये लिख लीजिएगा पॉइंट देकर के, परिवर्तन का नियम सभी सतहों पर लागू होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड ऑल सरफेस। परिवर्तन का नियम सभी सतहों पर लागू होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड ऑल सरफेस। अब थोड़ा सा आते हैं आगे। आप बताइए ये क्या है, आपतित किरण, ये क्या है, और ये क्या है, नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल। ये क्या है, आपतन कोण। ये क्या है, प्रवर्तन कोण। ये क्या है, ग्लांसिंग एंगल। ये क्या है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस दो लाइन को भूल जाओ। भूलने के मतलब क्या है, ऐसे देखो कि ये दो लाइन दिखाई ना दे। दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, इसको मान लो कि नहीं है, ठीक है, इसको हटा दो। ये जो आपतित किरण आ रहा है, अगर ये सरफेस नहीं रहता तो ये किरण कहां चला जाता, सीधे आ जाता। अगर ये इसका रास्ता क्या था, सीधा ना। लाइट हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करती है, ये तो पढ़े हो ना। अगर ये सरफेस नहीं रहता, ऑपेक सरफेस, तो लाइट क्या आ जाता, सीधी। ये सरफेस के कारण क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड हो गया। क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड। इतना एंगल का डिफरेंस आ गया, इतना एंगल का डिफरेंस है। जाना था इस बेचारे को सीधे, लेकिन बीच में कोई आ गया ठोकर, और वहां से क्या हो गया, वापस रिफ्लेक्ट कर गया। तो ये इसका जो रास्ता जो भटका, इसी को बोलते हैं भटकती हुई आत्मा, जिसे बोलेंगे विचलन कोण। क्या बोलेंगे, विचलन कोण किसे बोलेंगे, भटकती हुई आत्मा को। डेविएशन एंगल, इसको क्या बोलते हैं, डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल, विचलन कोण क्या होगा, विचलन कोण। आप विचलन कोण को डिनोट करते हैं डेल्टा से। किससे, डेल्टा से। अब ये विचलन कोण क्या है, यहां समझो। यहां से आपसे पूछ दिया जाए कि विचलन कोण का मान क्या होगा, आपसे कुछ नहीं, इसी में दे देगा कि आपतन कोण का मान 20 डिग्री है
आपतन कोण का मान 20 डिग्री है। विचलन कोण बताइए, तो विचलन कोण इसमें दिख रहा है नहीं। विचलन कोण क्या है, ये रियली में सीधा जा रहा था, लेकिन इसके कारण से कुछ डेविएशन आ गया। कितना का डेविएशन आया उसी को हम क्या बोलते हैं, विचलन कोण। तो विचलन कोण नहीं दिखेगा, लेकिन आपको निकालने के लिए दे दिया जाएगा। ठीक है, रियली में अगर इस एंगल को विचलन कोण का मान निकालते हैं तो क्या निकलेगा, थोड़ा ध्यान देना। ये लाइन को ध्यान दो, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। क्या है, स्ट्रेट लाइन। एक सीधी रेखाओं पर कितना डिग्री कोण बनता है, 180। कितना, 180। तो हम लिख सकते हैं बाबू कि आई प्लस आर प्लस डेल्टा इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। लिख सकते हैं कि नहीं। आई बराबर आर को पता है, आई बराबर आई, तो हम लिख सकते हैं आई को 2 बार और डेल्टा 180 डिग्री। आई को 2 बार लिखने में कोई दिक्कत, अभी तो बताएं कि आई किसके बराबर होता है, आर के। आई किसके बराबर होता है, आर। यानी एंगल आई बराबर एंगल आर है। तो हम यहां से डेल्टा बराबर क्या निकल गया, 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i। या हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिखने में कोई दिक्कत। डेल्टा बराबर 180 माइनस 2r, कोई दिक्कत नहीं। आई बराबर तो आर है ना, तो या तो आई लिखे या आर, या तो आपतन कोण लिखे या परिवर्तन कोण, दोनों तो बराबर होता है। तब परावर्तन कोण दिया है तब भी विचलन कोण निकाल सकते हैं, आपतन कोण दिया है तब भी विचलन कोण निकाल सकते हैं, ग्लांसिंग कोण दिया है तब भी विचलन कोण निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ से क्वेश्चन दे दें कि आपतन कोण का मान 20 डिग्री है, तो बताइए विचलन कोण का मान कितना होगा। तो आपतन कोण का में 20, तो 20 दूनी 40, तो विचलन कोण कितना हो जाएगा, 140। विचलन कोण कितना, 140, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 140। समझ में आ रहा सबको, इसको बनाइए। हो गया, एक क्वेश्चन दें। नीचे करें क्या, क्या बोल रहे, इसका डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या लिखेगा, इसको डेफिनेशन लिखना है तो लिखो कि कोई भी रेखाएं अपनी सीधी रेखाओं से अगर डिफरेंट भटक जाए उसी को विचलन कहते हैं।
कोई भी रेखाएं जो है सीधी रेखाएं विलंबन करती है। अगर वहां से अगर वह उसका एंगल चेंज कर दे, जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रवर्तन में हो रहा है, कहीं भी वह विचलन गुण कहलाता है। डिफिनेशन के पीछे क्यों जाते हो इतना? लिखिएगा एक क्वेश्चन, लिखिएगा यदि यदि आपतन कोण का मान यदि आपतन कोण का मान यदि आपतन कोण का मान 55 डिग्री है, 55 55 क्या बोला था 55 जी? इफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 55 डिग्री, यदि आपतन कोण का मान 55 डिग्री है तो विचलन कोण का मान ज्ञात करें। Then find the angle of deviation. यदि आपतन कोण का मान 55 डिग्री है तो विचलन कोण का मान ज्ञात करें। यानी एंगल आई आपको दिया हुआ है कितना? एंगल आई दिया हुआ है 55 डिग्री, आपको निकला है डेविएशन कोण, तो 180 माइनस क्या बताए थे 2i, तो 180 और 2 इंटू 55 कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, तो कितना आ गया 70 डिग्री। तो विचलन तो कितना आएगा 70 डिग्री। सबसे बन गया ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा, सबसे बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन को बनाइए, यदि ग्लांसिक कोण का मान 20 डिग्री हो यदि ग्लांसिक कोण का मान 20 डिग्री हो तो विचलन कोण का मान ज्ञात करें। यदि ग्लांसिक कोण का मान 20 डिग्री हो तो विचलन कोण का मान ज्ञात करें। इफ द एंगल ऑफ ग्लांसिंग is 20 degree, then find the angle of deviation. यदि ग्लांसिंग कोण का मान 20 डिग्री है तो विचलन कोण का मान ज्ञात करें। बन गया? सबसे बनना चाहिए। इधर महिला प्रभावी प्रमंडल आप लोग बनाइए जल्दी, ये लोग बनाते नहीं है, ये लोग सीधा सीधा रहे तब बनाइए। क्या रहा जी? हाँ 80, वेरी गुड, एक का सही आया। हाँ 40 आया है। तुम लोग का कुछ आया कि नहीं आया? कुछ नहीं, खाली क्वेश्चन लिख के छोड़ दिया है। थोड़ा सा लगाओ दिमाग वाला लगाओगे तब ना थोड़ा काम करेगा, इसे बहुत महंगा बिकेगा। नहीं, बॉयज में कितने लोग बनाए हैं? लड़के में कितने लोग बनाए हैं? बस 4-5 जी। आप लोग से नहीं बना है इधर? एकदम नहीं। अरे बोलो भाई, लड़का से बनाए हो?
लड़की लोग में कितने लोग बनाइए? कोई नहीं? चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो कोई, यहाँ देखिए इस फिगर को देखिएगा, यहाँ जी कितना दिया हुआ है? जी दिया हुआ है 20। ये क्या है? नॉर्मल। क्या है? नॉर्मल। तो आई प्लस जी कितना कर सकते हैं? 90। आई प्लस जी क्या है? 90। तो आई निकल जाएगा बाबू, 90 माइनस 20, तो आई निकल जाएगा कितना? 70। आई निकल गया तो बीच में निकल सकता है, तो बीच में क्या होगा? 180 माइनस 2i, तो 180 माइनस 70 दूनी 140, तो 40 डिग्री। या डायरेक्ट बनाना है तो कैसे बनाओगे? इतना हम नहीं करना, डायरेक्ट कैसे बनाओगे? तो डायरेक्ट बनाने का देखो तरीका, देखो इधर देखो, उतारने लगती है तुरंत, उतारो मत। डी बराबर 180 माइनस 2i, ये तो पता है आपको। तो डेल्टा बराबर 180 माइनस आई का वैल्यू रख दे 90 माइनस जी, आई का वैल्यू रख दे 90 माइनस जी, यहाँ 2 हो गया कॉमन, 2 इंटू 90 माइनस जी, आई का वैल्यू रख दिए। डेल्टा बराबर 180 माइनस 90 दूनी क्या हो गया? 180, माइनस माइनस प्लस 2g, 180 180 कैंसिल, डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा बराबर जी दिया हुआ है उसको दुगना कर दो, विचलन कोण। जी दिया हुआ है उसको दुगना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? विचलन। मान लीजिए ग्लांसिंग एंगल दिया हुआ है कितना? 40, तो विचलन कोण 80। ग्लांसिंग एंगल क्या? 100, तो विचलन कोण, विचलन कोण, तभी ग्लांसिंग एंगल 100 होगा। थोड़ा भेजा मिला हो तो 90 से कम ही ना हो सकता है जी। तो जो बोले हाँ सर, जी सर, वेरी गुड सर। आपको बस ये याद रखना है, डेल्टा बराबर क्या होता है? 2g, AG नहीं 2g। इसलिए ग्लांसिंग एंगल दिया रहेगा, दुगना कर दीजिएगा विचलन कोण। यहां से निकल सकता है डेल्टा बराबर 2 इंटू क्या दिया होता है? 20, तो डेल्टा बराबर क्या हो गया? 40। लेकिन ये फॉर्मूला याद रहेगा तब। ये आया कैसे? इस तरफ से। आप एग्जाम के लैंग्वेज में क्वेश्चन देते हैं, कभी आपसे ग्लांसिंग एंगल लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, ठीक है? आप क्या लिखा हुआ रहता है ये देते, लिखिएगा एक क्वेश्चन, ठीक है? शुद्ध हिंदी में लिखिएगा, यदि यदि समतल के साथ कोई किरण यदि समतल सतह के साथ कोई किरण यदि समतल सतह के साथ कोई किरण, किरण क्या है? क्या है? हा? तुम लोग भेजा में गोली मारेंगे। लाइट पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लड़की, ठीक है? यदि समतल सतह के साथ कोई किरण 40 डिग्री का कोण 40 डिग्री का कोण बनाती है, यदि समतल सतह के साथ कोई किरण 40 डिग्री का कोण बनाती है, 40 डिग्री का कोण बनाती है, तो विचलन कोण का मान ज्ञात करें।
कोण का मान ज्ञात करें। ध्यान से बनाओ, ठीक है। 100, वेरी गुड, 100 ला दी ना है। कम से कम 30-40 सेकेंड टाइम लीजिए, नहीं लिखाते हैं इधर से। यहाँ पर हम एंगल का नाम नहीं दिए, ना हम बताए हैं कि आपतन कोण है, ना परावर्तन कोण है, और ना ही ग्लांसिंग कोण है। हम यहाँ सिर्फ दे दिए समतल सतह के साथ कोई भी किरण जो है वह 40 डिग्री बना रहा है। तो समतल सतह इसे सोच सकते हो कि नहीं, एक समतल सतह इसके साथ कितना 40, बाकी दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये रिफ्लेक्टेड होगा, ये नॉर्मल होगा, ये 40 है तो ये 50, तो उसको छोड़ दो, हमको निकालना क्या है डेल्टा। तो ये 40 है तो ये क्या होता है, इसका दुगना होता है। डेल्टा बराबर क्या होता है 2g, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं, ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं। तो डेल्टा बराबर क्या हो गया 2 इंटू जी का वैल्यू कितना 40, तो डेल्टा बराबर कितना 80, हो गया आंसर। ये तो आपको बिना पेन से ही बन जाएगा, 40 है तो 40 दूनी 80। सबको समझ में आया ना, है। अब आगे निकलते हैं। कितना दर्पण है, एक है कि दो है, कितना प्लेन सरफेस है, एक कि दो, दो कितने लोग बोल रहे हैं, आ? एक है, अरे दो है ना जी, एक लंब। तो बहुत लोग सोच रहा होगा सर एक है मोड़ दिए हैं, अरे नहीं, एक खड़ा है, एक खड़ा, एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल। अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता है लोगों को, अरे दो है तो दो बोलेंगे। अब यहां समझना है, देखो यहाँ चीजों के क्या बता रहे कॉन्सेप्ट, बताइए। ये कोई भी प्रकार की इंसिडेंट किया तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण। यहां से क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। कोई दिक्कत, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग जाएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करेगा कि नहीं करेगा। अब यहां से इस दर्पण पर आ गया, तो इस दर्पण के लिए ये आर क्या है, आई है, तो क्या हम आई लिख दें, आर लिख दें, ठीक है आर लिखते हैं। तो इसके लिए ये क्या है आई, तो ये भी तो रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसको क्या लिखें, तो आर और आर, क्या लिखें, ये बोली आर डैश, धनिक फिजिक्सियन है, आर डैश, ठीक है। खास समझना, यहां समझना, यही चीज को समझना है थोड़ा थोड़ा। तो देखिएगा, कोई देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी दर्पण के साथ कोई एक किरण अगर आपतित होती है, तो दूसरे जो परावर्तित किरण जो है, दूसरे दर्पण के साथ जो परावर्तित किरण है, वह परावर्तित किरण नहीं, इमर्जेंट रे कहलाता है, जिसको हम निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत कोण का नाम कितने लोग सुने हैं, सिर्फ सुने हैं, जानते नहीं, वो अलग बात है, सुने हैं कि हाँ सर निर्गत कोण फलना है, यहाँ रहता था, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे इमर्जेंट रे, क्या बोलेंगे,
इमर्जेंट रे, निर्गत निर्गत किरण, क्या बोलेंगे? निर्गत। इसे क्या बोलेंगे? आपतित आपतित किरण। इसे क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। इसे क्या बोलेंगे? निर्गत किरण। तो यहां पर ये समझना है कि अब देखो कॉन्सेप्ट समझो, आपतित किरण और निर्गत किरण को ध्यान से देखोगे ना, तो ये एक दूसरे का पैरेलल है, ये दूसरे का पैरेलल है। ये पैरेलल मात्र एक कंडीशन में होता है, जब दो दर्पण क्या हो, बाकी कभी पॉसिबल नहीं। यदि दो दर्पण को 90 डिग्री या परपेंडिकुलर या लंबवत रखा जाए तो आपतित किरण निर्गत किरण आपस में क्या होता है? समांतर। आपस में क्या होगा? समांतर। ये कब पॉसिबल है? जब दो दर्पण को किस पर रखें? 90 से कम करेंगे तो ये पैरेलल नहीं होगा, पैरेलल नहीं होगा। तो समझ में आई बात? ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि यदि दो दर्पण को लंबवत रखा जाए तो आपतित किरण तथा निर्गत किरण आपस में समांतर होती है, पैरेलल होती है। लिखा जाएगा? तो लिखिएगा, इसको बना लीजिए पहले। हो गया? हो गया होगा तो लिखिएगा। If the angle between two mirrors is 90 degree, then incident ray becomes parallel to emergent ray, parallel to emergent ray। हिंदी में लिखिएगा, बोल रहे बाबू, लिखिएगा यदि दो दर्पण को आपस में लंबवत रखा जाए, यदि दो दर्पण को आपस में लंबवत रखा जाए, यदि दो दर्पण को आपस में लंबवत रखा जाए तो आपतित किरण निर्गत किरण के साथ समांतर हो जाएगी। आपतित किरण तथा निर्गत किरण, ऐसे लिखना, आपतित किरण तथा निर्गत किरण, आपतित किरण तथा निर्गत किरण
आपस में समांतर होगी, आपस में समांतर होगी। क्या बताएं? दर्पण का बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90। तो इंसिडेंट रे किसके बराबर? इमर्जेंट रे के समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांतर। समझ में आया सबको? अब यहां से एक कॉन्सेप्ट आ देते हैं। इसमें 3 चीज पूछा जाता है। अब यहां देखो, हला नहीं। आप दो दर्पण के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। ये सब फैक्ट है, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, दो दर्पण के बीच में 90 डिग्री, तो ये दूसरे के समांतर। 60 डिग्री में क्या होता है? 60 डिग्री चीज में समझिएगा, तो कोई भी एंगल इस पर इंसिडेंट किया, ठीक है, तो यहां से ये रिफ्लेक्ट होगा। और यहां से क्या हो जाएगा? तो ये क्या है? आई, ये क्या है? आर, और ये क्या है? ई। अब तो समझ में आ रहा है ना? ये क्या हो गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण और निर्गत किरण। तो अब यहां देखिए, यदि दो दर्पण को 60 डिग्री साथ रखा जाए, समझिएगा, दो दर्पण को 60 डिग्री से रखा जाए, तो आपतित किरण दूसरे दर्पण के साथ समांतर तथा निर्गत किरण पहले दर्पण के साथ समांतर होती है। समझ में आए बात? क्या बताएं? यदि दो दर्पण को कितने डिग्री पर? 60 डिग्री, 60 डिग्री पर रखते हैं, तो आपतित किरण दूसरे दर्पण के, मान लीजिए दर्पण नंबर ये क्या हो जाएगा? 1, और ये दर्पण नंबर 2। तो आपतित किरण दूसरे दर्पण के साथ तथा निर्गत किरण पहले दर्पण के साथ समांतर होती है। अब यहां से इसको प्रूव करने के लिए आपको ज्योमेट्री आती चलती है, किसमें जाना है? ट्रिगोमेट्री में चले जाना। ये देखो, ये दोनों क्या है? आपस में समांतर। ये 60 है तो ये कितना? 90। ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा? 30। ये 30 हो गया। ठीक है, तो अब यहां से आपको ये बता देना है, तो ये दोनों पैरेलल है बाबू, ये और ये पैरेलल है, तो पहले इसको बना लो। लिखवा देते हैं, ज्योमेट्री भी चल जाएंगे तो और दिक्कत है। इसको बनाइएगा। इसको अभी मत बनाना, 90 मत करना। हो गया? क्या? कोई भी दर्पण ले सकते हो, कोई भी दर्पण लोगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वही होगा, लेकिन फिगर ऐसा नहीं बनेगा। शेप ऐसा नहीं। क्या क्या बोल रहे हो तुम? आपका दर्पण 90 डिग्री पर कैसे बनेगा? क्या बनने के लिए बोल रहे हो? जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट अगर जानना चाहते हो दूसरे दर्पण में, तो ये नहीं बन पाए। जैसे मान लीजिए तुम आपतल दर्पण को रखोगे, तो आपतल दर्पण को कैसे रख सकते हो? दो दर्पण को एक साथ 90 डिग्री तक नहीं रख पाओगे।
ठीक है, तो हम लोग जनरली इस कॉन्सेप्ट को समतल दर्पण से सीखते हैं। समतल दर्पण को 90 भी कर सकते हैं, उससे कम भी कर सकते हैं, 45 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो 45 एक ऐसा वैल्यू है कि अगर आया और उसी वे में चला गया। ठीक है, लेकिन और दर्पण लोगे ना तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से वैलिड होगा, बाकी चीजें क्लियर नहीं होगी। सिर्फ प्रवर्तन का नियम उसमें समझ में आएगा, बाकी आपको न निर्गत किरण समझ में आएगा न एंगल समझ में आएगा। इसमें लिखेगा यदि आपतित किरण यदि दो दर्पण को यदि दो दर्पण को 60 डिग्री कोण के साथ रखा जाए यदि दो दर्पण को 60 डिग्री कोण के साथ रखा जाए डिग्री के साथ रखा जाए तो आपतित किरण वो एक दर्पण के साथ समांतर होती है। तो आपतित किरण वो एक दर्पण के साथ समांतर होती है। Emergent becomes parallel to another mirror तथा निर्गत कोण दूसरे दर्पण के साथ समांतर होगी। हाँ, निर्गत किरण दूसरे दर्पण के साथ समांतर होगी। क्या बता रहे हैं कि यदि दो दर्पण को किस एंगल पर रखते हैं 60 डिग्री पर, तो आपतित किरण किसी एक दर्पण के साथ समांतर तथा निर्गत किरण दूसरे दर्पण के साथ समांतर होगी। यदि दो दर्पण को किस पर रखते हैं 90 डिग्री पर, तो आपतित किरण और निर्गत किरण ही आपस में क्या हो जाएगा, समांतर। ये दो को समझ में आ गया। ठीक है, अब कल इसके बाद चलेंगे कि इसमें इमेज कितना बनता है, प्रतिबिंब कितना बनेगा। यहां से भी क्वेश्चन आता है कभी कभी कि अगर दो दर्पण के बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो उससे कितना प्रतिबिंब बनने का चांस है। आज इतना ही।